आज़ादी को अहमियत देने वाले कई तरह के सोच को एक नाम दिया गया है, लिबरलिज्म। इसमें ये माना जाता है कि जो सरकार सही है वो हर इंसान की आज़ादी की हिफाजत करती है। लिबरल सोच वाली औरतें भी यही चाहती हैं कि औरतों को पूरी आज़ादी मिले और सरकार इसमें मदद करे। लेकिन इस सोच में भी आपसी मतभेद है कि असली आज़ादी किसे कहते हैं। इसी बात पर लिबरलिज्म दो हिस्सों में बट गया है और इसी वजह से लिबरल औरतों की सोच भी दो तरह की हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि आज़ादी का मतलब है कि किसी को जबरदस्ती न झेलनी पड़े। ऐसे सोच रखने वालों को क्लासिकल लिबरल कहा जाता है। ये पुराना तरीका है सोचने का, लेकिन आज भी बहुत से लोग इसे मानते हैं, जिनमें औरतें भी शामिल हैं। दूसरे लोग मानते हैं कि असली आज़ादी तब होती है जब इंसान अपनी जिंदगी खुद तय कर सके और जिस समाज में जी रहा है उसके नियमों में भी उसका हिस्सा। इस सोच को नए लिबरल या बराबरी पर भरोसा करने वाले लिबरल कहा जाता है। ताकि साफ फर्क किया जा सके, यहाँ इनको बराबरी वाले लिबरल कहा गया है और उनकी औरतों की सोच को बराबरी वाली लिबरल सोच। ये दोनों सोचें यानी क्लासिकल और बराबरी वाली लिबरल सोच अंदर से भी अलग अलग राय रखती हैं। लेकिन इनके बीच सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये आज़ादी को कैसे समझती हैं। इससे ये तय होता है कि औरतों की दिक्कतों को कैसे देखा जाए, क्या क्या कदम उठाए जाएं और सरकार का क्या रोल हो। बराबरी वाली लिबरल सोच रखने वाली औरतें मानती हैं कि औरतों को खुद की जिंदगी चुनने और समाज में बराबरी से भाग लेने का पूरा हक मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार की मदद जरूरी है। इसलिए ये लोग भेदभाव के खिलाफ कानून, आरक्षण जैसे उपाय और गरीबों के लिए योजनाओं का समर्थन करती हैं। ये सोच राजनीति के बाएं तरफ मानी जाती है। वहीं क्लासिकल लिबरल सोच रखने वाली औरतें मानती हैं कि फेमिनिज्म यानी नारी आंदोलन का काम बस इतना है कि कानूनों में औरतों और मर्दों में फर्क ना हो। इनका मानना है कि अमेरिका जैसे देशों में ये काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। ये लोग आज़ाद बाजार और लोगों की मर्जी से बने रिश्तों को सही मानती हैं और सरकारी मदद वाले कदमों का विरोध करती है। इस वजह से इनकी सोच राजनीति के दाएं तरफ मानी जाती है। हालांकि कुछ क्लासिकल सोच वाली औरतें मानती हैं कि समाज को और आज़ाद बनाने का काम अभी बाकी है, लेकिन वे इसे सरकार का काम नहीं मानती। ऐसे लोग संस्कृति के मामले में बाएं तरफ हैं। कुछ और लोग संस्कृति में बदलाव के भी खिलाफ हैं, तो वे पूरी तरह से दाएं तरफ हैं। ये लेख दोनों सोचों का एक आसान सा जिक्र करता है। पहले हिस्से में बराबरी वाली लिबरल सोच की बात है, जैसे कि औरतों को अपने फैसले लेने का हक, सरकार की भूमिका और इस सोच पर उठने वाले सवाल। दूसरे हिस्से में क्लासिकल सोच की बात है, जिसमें औरतों के अधिकार, सरकार की जगह और इस सोच पर होने वाली आलोचनाएं शामिल हैं। बराबरी वाली लिबरल सोच रखने वाली औरतें मानती हैं कि असली आज़ादी तब होती है जब कोई अपनी जिंदगी खुद चुन सके और जिन हालातों में जी रहा है उनमें उसका भी हिस्सा हो। उनका कहना है कि औरतों की जिंदगी में आज़ादी की जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो अक्सर नहीं होती या समाज और संस्थाएं उन्हें नज़रअंदाज कर देती हैं। उनका मानना है कि औरतों की ज़रूरतों और उनके हकों को तय करने वाले नियम कानूनों में उनकी बात ठीक से नहीं सुनी जाती। इस वजह से वो नियम भी सही नहीं माने जा सकते। ये औरतें इस तरह की कमियों को लिंग व्यवस्था का हिस्सा मानती हैं, जो पुराने पुरुष प्रधान तौर तरीकों से बनी है। इनका मानना है कि औरतों की लड़ाई को इन कमियों को समझना और उन्हें दूर करना चाहिए। इनके हिसाब से सरकार का काम लोगों की आज़ादी को बढ़ाना है, इसलिए सरकार को औरतों की आज़ादी बढ़ाने में साथ देना चाहिए। हालांकि इस सोच में भी थोड़ा फर्क है कि सरकार की भूमिका कितनी होनी चाहिए और आज़ादी का असली मतलब क्या है। बराबरी वाली लिबरल सोच की औरतें अलग अलग तरह की नारीवादी सोच से सीखती हैं कि लिंग व्यवस्था कैसे काम करती है।
कोई हिंसा के मुद्दे से, कोई देखभाल के कामों से, कोई घर में औरतों के शोषण की बात से, तो कोई मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। ये सोच एक बड़ी बहस का हिस्सा है जो बराबरी और आज़ादी को लेकर होती रही है। ये औरतें कहती हैं कि औरतों को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक होना चाहिए। कुछ इस बात पर जोर देती है कि हमें बस यही देखना है कि कौन सी बातें औरतों को आज़ादी पाने से रोकती हैं। हमें किसी की पसंद पर सवाल नहीं उठाना है, बस ये देखना है कि वो अपनी मर्जी से फैसला ले पा रही है या नहीं। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें मानी गई हैं। सबसे पहले, औरतों को हिंसा और डर से आज़ादी मिलनी चाहिए। हिंसा उनके आत्मसम्मान को तोड़ती है, उन्हें मजबूर कर देती है कि जैसे दूसरों की मर्जी हो वैसे जिए। कई बार ये उनके खुद पर यकीन को भी खत्म कर देती है। नारीवादी सोच बताती है कि हिंसा और उसका डर कैसे औरतों की ताकत छीन लेते हैं। दूसरी ज़रूरी बात है विकल्पों तक पहुंच। औरतों को अलग अलग रास्ते चुनने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कई बार गरीबी की वजह से उनके पास ये मौके नहीं होते। पढ़ाई और काम की जगहों पर भेदभाव और सोच के ढांचे भी उनके रास्ते रोकते हैं। कुछ समुदायों की औरतों पर इसका असर और ज्यादा गहरा होता है। साथ ही जब समाज किसी एक तरह की सोच या पहचान को ही मानता है और औरतों को सिर्फ उनके लिंग के हिसाब से रोल दे देता है, तो उनके पास चुनाव करने के मौके और कम हो जाते हैं। इस सोच के मुताबिक औरतों की असली आज़ादी तभी मुमकिन है जब ये सारी रुकावटें दूर की जाएं और हर औरत को खुद की जिंदगी तय करने का पूरा हक और मौका मिले। औरतों पर जो पितृसत्तात्मक और नैतिकता के नाम पर बनाए गए कानून और नीतियां लागू होती हैं, वो उनकी आज़ादी को बहुत सीमित कर देती। जैसे कुछ कानून ये सोचकर बनाए जाते हैं कि औरतों को कुछ खास नौकरियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो औरतों के फैसलों को इस वजह से रोकते हैं कि वो नैतिक नहीं माने जाते, जैसे गर्भपात पर रोक या कुछ तरह के रिश्तों को गलत ठहराना। इसी तरह कुछ योजनाएं गरीब औरतों में फर्क करती हैं कि कौन मदद के लायक है और कौन नहीं। इस तरह की बातें औरतों को समाज के तयशुदा दायरे में रहने पर मजबूर करती हैं। लेकिन बराबरी वाली लिबरल सोच ये मानती है कि औरतों को अपने फैसले खुद लेने का पूरा हक होना चाहिए, किसी और की सोच उन पर थोपना ठीक नहीं। कुछ लोग इस बात पर भी जोर देते हैं कि बाहर की चीज़ों के साथ साथ औरतों के अंदर की सोच और समझ भी ज़रूरी है, जैसे अपनी पसंद को पहचानना, अपनी जिंदगी को और तरह से सोच पाना। अगर कोई सिर्फ उसी चीज़ को अपना विकल्प माने जो अभी है और उसके आगे सोच ही न पाए, तो असली चुनाव का मौका नहीं मिलता। हिंसा, भेदभाव, गरीबी और एक ही तरह की सोच वाला समाज औरतों की सोचने की ताकत को भी दबा देता है। इस सोच के मुताबिक औरतों की आज़ादी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी चीज़ों को समझना और उन्हें बेहतर बनाना नारी आंदोलन का काम होना चाहिए। ये जानने के लिए कि किस औरत की जिंदगी में कौन सी रुकावट है, बहुत गहराई से देखना होता है। सरकार की इसमें एक अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। कई बार औरतों को खुद भी नए तरीके आजमाने होते हैं, जैसे और तरह की जिंदगी जीने की कोशिश करना या औरत होने के नए मायने करना। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी की अहमियत तब कम हो जाती है जब औरतें खुद ही अपने लिए नुकसान वाली चीज़ें चुनने लगती हैं। जैसे अगर किसी को बचपन से यही सिखाया गया हो कि वो कम ही मांगे, तो वो खुद को कम में ही खुश रखने लगेगी। फिर भले ही चुनाव का मौका मिले, वो अपने हक से कम ही चुनेगी। कुछ औरतें ऐसे काम भी चुन सकती हैं जिन्हें और लोग गलत मानते हैं, लेकिन लिबरल सोच कहती है कि जब तक कोई फैसला औरत की अपनी सोच से लिया गया हो और उसकी आज़ादी पर पाबंदी ना लगाए, तब तक उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए ये सोच कहती है कि किसी के फैसलों पर सीधा फैसला सुनाने की जगह सबको धीरे धीरे अपनी राह खुद तय करने देना चाहिए। लोग अलग अलग तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। कुछ रास्ते गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने अनुभव से ही सीखना होगा। औरतों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, क्योंकि किसी को भी पूरी तरह
ये नहीं पता कि असली आज़ादी अलग अलग जगहों पर अलग अलग औरतों की ज़रूरतें और सोच अलग हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक औरत का फैसला उसकी आज़ादी को बंद नहीं करता, तब तक उस पर सवाल न उठाया जाए। कुछ बराबरी वाली लिबरल सोच रखने वाली औरतें मानती हैं कि रिश्ते सिर्फ मर्जी से बनाए जाने चाहिए। इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो इंसाफ और बराबरी पर भी टिके होने चाहिए। कुछ नज़रों से देखा जाए तो कई बार औरत मर्द के रिश्तों में औरतों को ज़्यादा देना पड़ता है और बदले में उन्हें कम मिलता है। ऐसा तब भी होता है जब औरतें दूसरों की खुशी के लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझती हैं या उन्हें इस काम से आत्मसंतोष मिलता है। लेकिन जब किसी रिश्ते की ठीक से जांच की जाती है तो उसमें ये देखना चाहिए कि दोनों लोग एक दूसरे को बराबरी से फायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं। अगर एक इंसान बार बार ले रहा है और दूसरा सिर्फ दे रहा है तो ये रिश्ते में नाइंसाफी। चाहे कोई औरत खुद की मर्जी से इस तरह के रिश्ते में क्यों न हो, फिर भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी सोच औरतों को ये समझने में मदद करती है कि कई बार हमारे समाज में रिश्तों की जो बनावट है वो औरतों के त्याग की भावना का फायदा उठाती। इसका ये मतलब नहीं कि औरतें दूसरों की खुशी की परवाह न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिश्तों में बराबरी और सम्मान का होना भी जरूरी है। इसी वजह से औरतों और मर्दों दोनों को इस तरह की नाइंसाफी को पहचानना और उससे बचना सीखना चाहिए। जो सोच आज़ादी को मुख्य चीज़ मानती है, वो ये नहीं कहती कि हर रिश्ता पूरी तरह बराबरी वाला ही होना चाहिए। उनके हिसाब से कोई औरत अगर खुद से ऐसा रिश्ता चुनती है जिसमें वो ज़्यादा देती है, तो भी ये उसकी आज़ादी हो सकती है। बस ये जरूरी है कि उस पर कोई दबाव न हो और उसे बाहर निकलने का पूरा हक हो। फिर भी ये सोच औरतों और मर्दों को खुद से ये सवाल पूछने में मदद करती है कि हमारे अपने रिश्तों में कौन कितना दे और ले रहा है। अगर कोई औरत हमेशा ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रही है और बदले में उतना नहीं पा रही, तो ये समझने का वक्त है कि क्या ऐसा रिश्ता सही है। ऐसा सोचने से इंसान की सोच और कल्पना बढ़ती है और वो खुद के लिए बेहतर जिंदगी के बारे में सोच पाता है। एक और नारीवादी सोच कहती है कि एक अच्छी जिंदगी का मतलब है कि इंसान खुद को आज़ाद, इज्जतदार और फैसला लेने वाला समझे। अगर हम सच में चाहते हैं कि हर किसी को अच्छा जीवन मिले, तो हमें वो सारे हालात भी समझने होंगे जो किसी इंसान को अपनी मर्जी से चुनाव करने में मदद करते हैं। यानी आज़ादी की बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, बल्कि उस पूरे माहौल की भी है जिसमें इंसान अपना रास्ता तय करता है। नुसबॉम की सोच में खुद की मर्जी से जीने की आज़ादी एक ज़रूरी बात है, लेकिन यह अकेली काफ़ी नहीं मानी जाती। उनके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का मतलब है कि इंसान को कई जरूरी चीजें मिलें, जैसे सेहत, सम्मान, रिश्ते, समाज में भागीदारी और खुद फैसले लेने की ताकत। यानी अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ न चुनना चाहे, तब भी उसके पास वो सब चीजें मौजूद होनी चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पर उन्हें चुन सके। नुसबॉम की सोच ये कहती है कि अगर समाज किसी इंसान को इन जरूरी चीजों को अपनाने लायक भी नहीं बनाता, तो वो समाज गलत। खासकर जब ये औरतों के साथ हो रहा हो, तब इस पर ध्यान देना और ज़रूरी हो जाता है। इसलिए नारी आंदोलन को चाहिए कि वो औरतों और मर्दों दोनों को ये समझाए कि औरतों को उनका हक नहीं मिल रहा है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार है। साथ ही इसका हल भी तलाशे। नुसबॉम की इस सोच को उस सोच से जोड़ा जा सकता है जिसमें औरतों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी सबसे ज़रूरी मानी जाती है। ये सोच कहती है कि हमें बस ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें औरतों की आज़ादी को रोक रही हैं और उन्हें सुधारना है। लेकिन नुसबॉम की सोच ये नहीं मानती कि सिर्फ आज़ादी काफ़ी है, बल्कि उनका कहना है कि औरतों को उन सभी ज़रूरी चीज़ों तक पहुँच होनी चाहिए जो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए चाहिए। यही बात कुछ लोगों को लगती है कि ये सोच कहीं ना कहीं औरतों को किसी खास तरह की जिंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, जबकि उन्हें खुद अपना रास्ता चुनने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। इसीलिए कुछ सोचने वाले ये कहते हैं कि बराबरी का मतलब होना चाहिए आज़ादी की सेवा करना,
न कि उसे तय करना कि औरतों को क्या जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन फिर भी नुसबॉम की बातों को उस सोच का हिस्सा माना जा सकता है जो ये समझने में मदद करती है कि एक अच्छी जिंदगी कैसी हो सकती है, ताकि औरतें अपनी पसंद खुद बना सकें। बराबरी वाली लिबरल सोच रखने वाले ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि समाज में औरतों की आज़ादी में जो कमियां हैं उनकी जड़ पुराने पितृसत्तात्मक रिवाजों और संस्थाओं में है, और सरकार को इन्हें ठीक करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। खास तौर पर जब बात औरतों पर होने वाली हिंसा की हो, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो औरतों को हर जगह सुरक्षित रखे। इसके अलावा जो कानून और नीतियां सिर्फ औरतों के लिए बनाए जाते हैं ये सोचकर कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो नाइंसाफी है। जैसे गर्भनिरोधक और गर्भपात से जुड़े फैसलों पर रोक लगाना औरतों से उनका सबसे बड़ा अधिकार छीनने जैसा है। ऊपर से समाज में औरतों को सिर्फ देखभाल करने वाले रोल में ढालने की कोशिश भी की जाती है। इसलिए जरूरी है कि औरतों को कानूनन और हकीकत में दोनों रूपों में गर्भनिरोधक और गर्भपात की सुविधा पूरी तरह मिले। इसी तरह सरकार को किसी एक तरह के परिवार को खास दर्जा नहीं देना चाहिए। सभी तरह के रिश्तों को बराबरी से देखना चाहिए, चाहे वो समलैंगिक हो या विषमलैंगिक। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शादी को कानून में बहुत खास जगह मिलना बंद होनी चाहिए ताकि हर तरह के रिश्तों को समान दर्जा मिले। इस सोच के हिसाब से सरकार को औरतों की आज़ादी को बढ़ावा देने वाले हर कदम में आगे रहना चाहिए, और ऐसा कोई भी कानून या नीति नहीं होनी चाहिए जो औरतों की मर्जी पर रोक लगाए। बराबरी वाली लिबरल सोच रखने वाली औरतें ये मानती हैं कि पढ़ाई, नौकरी और आम जिंदगी में औरतों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून बहुत ज़रूरी है। अगर किसी औरत को सिर्फ इसलिए काम पर नहीं रखा जाता या तरक्की नहीं दी जाती क्योंकि वो औरत है या उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, तो ये बहुत गलत है। ऐसा माहौल जो औरतों के लिए खराब हो, जैसे कि ऑफिस में उनको नीचा दिखाना या डराना, वो भी नाइंसाफी है। इसलिए ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो यौन शोषण पर रोक लगाएं और औरतों को बराबरी का हक दिलाएं। औरतों को जो कम मौके मिलते हैं उसका एक बड़ा कारण है काम करने की जगह का ढांचा, जो ये मानता है कि हर काम करने वाला इंसान बिना किसी की देखभाल की जिम्मेदारी के आता। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर औरतें और अब तो कई मर्द भी घर पर बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। ऐसे में उनके पास दूसरे लोगों की तुलना में कम विकल्प बचते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे जो लोग दूसरों की देखभाल कर रहे हैं उनकी आज़ादी पर असर न पड़े। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हैं, जैसे पेरेंटल लीव, सरकारी मदद से अच्छी क्वालिटी की डे केयर और लचीले काम के घंटे। इसके साथ साथ ये भी माना गया है कि नौकरी में किसी को सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी की देखभाल कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है ताकि कंपनियां ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करें। ये सोच साफ कहती है कि सरकार को महिलाओं को हिंसा और भेदभाव से बचाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और ऐसे हर कानून या नीति को हटाना चाहिए जो मर्दों के बनाए पुराने रिवाजों पर आधारित। इसके साथ ही सरकार को नौकरी की जगहों को और ज्यादा समझदार और सहयोगी बनाना चाहिए ताकि औरतें बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने काम में भी आगे बढ़ सकें। बराबरी वाली सोच रखने वाले लोग ये भी मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर इंसान को एक अच्छा जीवन जीने का मौका दे जिसमें सही इनकम, अच्छी पढ़ाई और इलाज मिल सके। ये सोच मजदूरों को उनके हक दिलाने के लिए यूनियन बनाने और बातचीत करने के अधिकार का भी समर्थन करती। फिर भी कुछ मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी है, जैसे कि पोर्नोग्राफी का मामला। कुछ लोग मानते हैं कि इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि हिंसक पॉर्न औरतों की हैसियत और दर्शकों की सोच दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाने की बात गलत नहीं है। इसी तरह
वेश्यावृत्ति पर भी अलग अलग राय है। कुछ औरतें कहती हैं कि इसे गैरकानूनी बनाने की जगह इसे इस तरह से चलाया जाए कि औरतों की सुरक्षा और उनकी मर्जी सबसे ऊपर हो। लेकिन कुछ कहती है कि पैसे देकर सेक्स खरीदना भी गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। एक और मुद्दा है सरोगेसी का। कुछ सोचती है कि औरत को हक होना चाहिए कि वो चाहे तो ऐसा काम करे, जबकि कुछ इसे लेकर गहरी चिंता जताती हैं। यानी कि ये सोच औरतों की आज़ादी को सबसे ऊपर रखती है। लेकिन कैसे कानून बने और कहाँ कहाँ रोक लगे या न लगे, इस पर राय अलग अलग हो सकती। फिर भी मकसद यही है कि औरतों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक मिले। कुछ मामलों में सवाल उठता है कि परिवार के अंदर सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। परिवार की जिंदगी का सीधा असर औरतों की आज़ादी पर पा है। जब कोई औरत पूरी तरह देखभाल की जिम्मेदारी उठाती है तो उसके पास अपने लिए फैसले लेने के मौके बहुत कम हो जाते हैं। बराबरी वाली लिबरल सोच कहती है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि परिवार की जिम्मेदारियां और ढांचा औरतों की आज़ादी को कम न करे। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को परिवार के अंदर इंसाफ बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जैसे घर के काम और कमाई को मर्द और औरत दोनों बराबरी से बांटे। वहीं कुछ कहते हैं कि सरकार को ये तय नहीं करना चाहिए कि परिवार का आदर्श रूप क्या होना चाहिए। जो औरतें घर पर रहकर बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करती हैं, उनके पास आमदनी नहीं होती और इससे वो कमजोर स्थिति में आ जाती। इसलिए कुछ सोच ये कहती है कि ऐसे परिवारों में जहां सिर्फ एक इंसान कमाता है, उसकी कमाई का आधा हिस्सा उस साथी को मिलना चाहिए जो घर देख रहा है। कुछ लोग ये भी सुझाव देते हैं कि सरकार को देखभाल करने वालों को सीधी आर्थिक मदद देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि अगर ये मदद सिर्फ औरतों को ज्यादा मिलने लगी तो घर और बाहर के काम में पहले से मौजूद भेदभाव और पक्का हो जाएगा। बात सिर्फ औरतों की नहीं, बच्चियों की भी है। खासकर जब वो बहुत छोटी होती हैं तो परिवार में रहना उनके लिए जरूरी होता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि परिवार का माहौल उनकी सोच, आत्मसम्मान और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाए। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार बच्चियों की आज़ादी बढ़ाने वाले कदम उठाए, जैसे कम उम्र में शादी पर रोक, गर्भपात जैसी चीजों पर बच्चियों को बिना माता पिता की इजाजत के भी सुविधा मिले, पढ़ाई ऐसी हो जिसमें औरतों को बराबरी का दर्जा मिले और उन्हें ये सिखाया जाए कि वो आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर बन सके। कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए परिवारों में भी बराबरी जरूरी है, यानी घर के काम और कमाई दोनों में मर्द और औरत का बराबर हिस्सा हो, ताकि बच्चियां किसी के अधीन रहना न सीखें बल्कि खुद को मजबूत बनाना सीखें। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि परिवार में बराबरी जरूरी नहीं है, फिर भी बच्चियां अपनी आज़ादी और पहचान बना सकती हैं। इसलिए सबकी राय एक जैसी नहीं है। कुछ औरतें राजनीतिक आज़ादी को भी बहुत जरूरी मानती हैं, यानी ये कि जिन हालातों में हम जीते हैं उन्हें तय करने में औरतों की भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। इस सोच के हिसाब से सरकार को ऐसा ढांचा बनाना चाहिए जिसमें औरतें भी अपनी राय रख सकें और फैसलों में शामिल हों। कुछ सोच ये भी कहती है कि समाज के नियम कायदे ऐसे होने चाहिए जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए ठीक हों। लेकिन आज जो समाज की बनावट है उसमें औरतों को कम फायदा और ज्यादा बोझ मिलता है। इसकी वजह पुराने रिवाज और मर्द प्रधान सोच है। इसलिए जरूरी है कि सरकार ऐसे बदलाव करे जिससे हर किसी को बराबरी से हक और जिम्मेदारी मिले। रॉल्स कहते हैं कि समाज की जो बुनियादी बनावट है वो ये तय करती है कि लोगों को कौन कौन से अधिकार और जिम्मेदारियां मिलेंगी और समाज में मिलकर किए गए कामों का फायदा किसे कितना। इस बनावट में सरकार का ढांचा, आर्थिक और सामाजिक नियम शामिल होते हैं, जैसे एकल विवाह और प्रतियोगी बाजार भी इसी का हिस्सा है। यही वजह है कि ये बनावट बहुत असरदार होती है और शुरुआत से ही इंसान की जिंदगी को ढालती है। जो लोग
अलग अलग सामाजिक जगहों पर पैदा होते हैं, उनकी जिंदगी की उम्मीदें भी अलग होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि समाज की बनावट हर किसी के लिए बराबरी और इंसाफ से बनी हो। रॉल्स कहते हैं कि अगर लोगों को ये पता ना हो कि वो समाज में किस जगह पर हैं, जैसे कि उनका धर्म, आर्थिक स्थिति या लिंग क्या है, तब वो जो नियम चुनेंगे वो ज्यादा इंसाफ वाले होंगे। इसी सोच को अज्ञानता की चादर कहा गया है, यानी जब इंसान अपने फायदे नुकसान से ऊपर उठकर सोचता है तब वो ज्यादा न्यायपूर्ण फैसले करता है। ओकिन कहती है कि अगर हम सच में इस सोच को अपनाते हैं तो हमें ये भी मानना होगा कि लोग ये नहीं जानते कि वो मर्द है या औरत। और अगर ऐसा है तो परिवार और लिंग आधारित व्यवस्था को भी इंसाफ की कसौटी पर परखना पड़ेगा। ओकिन का कहना है कि अगर कोई इंसाफ भरा समाज बनाना है तो उसमें लिंग के आधार पर लोगों को अलग अलग रोल नहीं दिए जा सकते, न घर के अंदर और न बाहर। जिस तरह स्कूल, ऑफिस और सरकार में मर्द औरत में फर्क नहीं होना चाहिए, उसी तरह घर में भी बराबरी होनी चाहिए। ओकिन एक और बात कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज लंबे समय तक इंसाफ से चले तो उसके नागरिकों के अंदर इंसाफ की भावना बचपन से ही आनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां बराबरी नहीं है, जहां औरतें सिर्फ सेवा करती हैं और मर्द हुक्म चलाते हैं, तो फिर ये बच्चे ये नहीं सीख पाते कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए। ऐसे में लड़कियां ये मान सकती हैं कि उनका दर्जा कम है और लड़के भी यही सीखते हैं कि औरतों को कमतर समझना ठीक है। इसलिए अगर समाज को सच में बराबरी और आज़ादी के उसूलों पर चलाना है तो सिर्फ बाहर के संस्थानों को नहीं बल्कि परिवारों को भी इंसाफ और बराबरी से चलाना होगा। बच्चों को तभी इंसाफ की समझ आएगी जब वो इसे अपने घर में देखेंगे और महसूस करेंगे। यही सोच कहती है कि परिवार में भी वही उसूल लागू होने चाहिए जो समाज के बाकी हिस्सों में होते हैं, वरना एक तरफ से इंसाफ की बात करना और दूसरी तरफ घर में उसी पुराने ढर्रे को चलने देना खुद में विरोधाभास होगा। ओकिन का मानना है कि सरकार को परिवार के एक खास तरह के मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें मर्द और औरत दोनों मिलकर घर और बाहर का काम बराबरी से बांटें। उनके हिसाब से सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे परिवार और समाज दोनों में लिंग के आधार पर बंटवारा खत्म हो जाए। इसके लिए वो सरकारी सहायता से बच्चों की देखभाल की सुविधा, माता पिता को छुट्टी का अधिकार, लचीला काम का समय और बच्चों के लिए ऐसी पढ़ाई की सिफारिश करती हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। वो ये भी कहती हैं कि अगर कोई औरत पारंपरिक रोल चुनती है, जैसे कि सिर्फ घर संभालना, तो उसे अपने पति की आधी कमाई का कानूनी हक मिलना चाहिए ताकि वो कमजोर स्थिति में न रहे। भले ही अभी ज्यादातर लोग बराबरी वाले परिवार की तरफ न बढ़ें, फिर भी ओकिन कहती हैं कि सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर चीज में दखल दे। जैसे वो ये नहीं कहती कि सरकार को घर का हर काम 50-50 बांटने को जबरन लागू करना चाहिए। ओकिन की इन बातों को आगे बढ़ाते हुए कई और सोचने वालों ने इस पर लिखा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि औरतों पर घर की जिम्मेदारी ज्यादा डालना नाइंसाफी है। हालांकि कुछ लोग ओकिन की नीतियों से तो सहमत हैं, लेकिन वो इस बात से असहमत है कि सरकार को किसी एक खास तरह के परिवार का आदर्श मॉडल बनाकर सब पर लागू करना चाहिए। कुछ सोचते हैं कि बराबरी वाला परिवार एक मुश्किल आदर्श है क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से जीना चाहता है। अगर सरकार सबको एक जैसा बना दे तो लोग अपनी मर्जी से जिंदगी के नए तरीके नहीं आजमा पाएंगे, जो कि असली आज़ादी के खिलाफ होगा। कुछ का मानना है कि सरकार जितना कर सकती है उतना तो करे, लेकिन जो लोग अब भी पुरानी सोच में जी रहे हैं उनसे सीधे बात करनी चाहिए। यानी सरकार से ज्यादा जरूरी है कि नारी आंदोलन अपना ध्यान समाज, धर्म, परिवार और आम लोगों की सोच पर लगाए। हाल ही में कुछ नए लेखों में ये कहा गया है कि कुछ सीमित और समझदारी भरे तरीके से सरकार को जरूर कदम उठाने चाहिए ताकि परिवारों में बराबरी आए और काम का बंटवारा सिर्फ औरतों पर न रहे। इनका मानना है कि ऐसे कदम इंसाफ के दायरे में आते हैं और समाज के लिए अच्छे भी हैं।
जब समाज में काम को लिंग के आधार पर बांटा जाता है तो औरतों को ज्यादातर देखभाल का काम दे दिया जाता है, जैसे बच्चों, बुजुर्गों या बीमारों की सेवा करना। इंसाफ की बात तभी पूरी होगी जब सिर्फ ये न देखा जाए कि ये काम बराबरी से बनता है या नहीं, बल्कि ये भी देखा जाए कि जिन्हें देखभाल मिल रही उनकी जरूरतें पूरी हो रही है या नहीं। कुछ सोच ये मानती है कि देखभाल का पूरा सिस्टम, देने वाला और लेने वाला दोनों, इंसाफ की नज़र से देखा जाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि देखभाल करने वाले रिश्तों की बुनियाद को भी समाज में अहम चीज माना जाए। साथ ही हर इंसान को एक ऐसा इंसान समझा जाए जिसे सहारा भी चाहिए और जो सहारा देने में भी सक्षम है। यही सोच बताती है कि इंसाफ सिर्फ पैसा बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उन हालातों को भी सुधारना शामिल है जो देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियों को सिर्फ औरतों पर डालते हैं। हालांकि इस सोच में गरीबी या नस्ल के मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, जबकि ये भी सच है कि गरीबी और रंगभेद समाज की बुनियादी बनावट में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और औरतों की स्थिति पर बड़ा असर डालते। इसलिए यह जरूरी है कि सिर्फ लिंग आधारित भेदभाव नहीं, बल्कि बाकी अन्याय को भी साथ में देखा जाए। कुछ औरतें जो राजनीतिक आज़ादी को अहम मानती हैं, वो कहती हैं कि औरतों को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसलों में बराबरी से हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि औरतें राजनीति में, बहस में और चुनावी फैसलों में खुलकर भाग लें। बहुत सी औरतें इन जगहों पर नहीं दिखती, इसलिए जो फैसले होते हैं वो औरतों की जिंदगी को ठीक से नहीं समझ पाते। औरतों की इस कमी के पीछे कई वजहें हैं। एक तो ये कि औरतों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर और बाहर दोनों संभालना। दूसरा, समाज में अब भी ये सोच है कि मर्द ही लीडर बनने लायक हैं, खासकर कुछ जाति और सांस्कृतिक समुदायों की औरतों को और भी कमतर समझा जाता है। राजनीति में जो आक्रामक और टकराव वाली भाषा चलती है वो भी मर्दों के हिसाब की मानी जाती है। औरतों की परेशानियों को निजी माना जाता है, राजनीतिक नहीं। साथ ही चर्च, स्कूल, संस्थान जैसी बहुत सी जगहों पर औरतों की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है, जबकि ये जगहें राजनीति को बहुत प्रभावित करती हैं। जब तक औरतें इन फैसले लेने वाली जगहों पर नहीं होंगी, तब तक लिंग आधारित अन्याय पर बात नहीं होगी और उसे सुधारने के लिए कानून भी नहीं बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि औरतों की हिस्सेदारी हर जगह बढ़ाई जाए ताकि उनकी जिंदगी से जुड़े मुद्दे सामने आएं और उन पर काम हो सके। औरतों को जब राजनीति और सार्वजनिक बहस जैसी जगहों से बाहर कर दिया जाता है तो उस दायरे को तोड़ने के लिए कुछ सोचने वाली औरतें नए रास्ते तलाश रही हैं। क्योंकि औरतों को अलग अलग तरीकों से इन मंचों से दूर रखा जाता है, इसलिए इसका हल भी कई तरह से ढूंढना होगा। अगर समाज में सुविधाएं और जिम्मेदारियां बराबरी से बांटी जाएं, तो औरतों को भी मर्दों की तरह अपनी बात रखने का हक मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ समाज की सोच भी बदलनी होगी ताकि औरतों की काबिलियत पर शक न किया जाए, उनकी ज़रूरतों को भी लोकतंत्र का हिस्सा माना जाए और वो संस्थाएं भी बदल लें जिन पर मर्दों का दबदबा। कुछ लोग मानते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत औरतों के आंदोलन ने कर दी है, लेकिन सरकार की भी इसमें एक भूमिका होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को स्कूल में ऐसी पढ़ाई दी जाए जिससे वो बराबरी और नागरिकता की समझ पाएं और औरतों के अधिकारों को समझ सके। सरकार को ऐसे मुद्दे भी सबके सामने लाने चाहिए जिन्हें अब तक नज़रअंदाज किया गया है, जैसे औरतों के खिलाफ हिंसा या काम और घर की जिम्मेदारियों का तालमेल। कुछ सोचने वाली महिलाएं ये भी कहती हैं कि कानून के जरिए महिलाओं को चुनावी राजनीति में शामिल किया जाए, जैसे कि किसी पार्टी में महिलाओं के लिए तय संख्या हो या चुने गए नेताओं में महिलाओं का एक निश्चित हिस्सा हो। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि संसद में औरतों और मर्दों की बराबर भागीदारी तय होनी चाहिए। हालांकि इस बात पर सभी की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे नियम जरूरी हैं, तो कुछ को लगता है कि ये तरीका कारगर या इंसाफ वाला नहीं है। अब बात करते हैं उस सोच की जो बताती है कि सरकार कैसे फैसले लेती है। इसमें दो तरह की सोच होती है।
एक जो पूरी तरह से किसी खास नैतिक विचार पर टिकी होती है और दूसरी जो सिर्फ राजनीति के हिसाब से काम करती है। कुछ सोचने वाले लोग ये मानते हैं कि जब औरतों के साथ होने वाले अन्याय को सुधारने की बात आती है तो सरकार को इन फैसलों में शामिल होना चाहिए, जैसे परिवारों में औरतों और लड़कियों को आज़ादी और बराबरी मिले या घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा ठीक से हो। और कुछ मानते हैं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी सोच रखने वालों में कुछ नाम शामिल हैं जो अपने अपने तरीके से समझाते हैं कि औरतों की आज़ादी, आत्मनिर्भरता और इंसाफ के लिए सरकार को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि औरतों को अपने रिश्तों और निजी जिंदगी में भी इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार की मदद जरूरी है। और कई बार ये सोच बड़ी नैतिक बातों पर टिकी होती है जो इंसान की आज़ादी, सम्मान और बराबरी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। ओकिन की सोच इस बात पर टिकी है कि औरतों के हक में जो बात हो उसे सरकार के जरिए लागू किया जा सकता है। उनकी सोच उस नजरिए से जुड़ी है जिसमें इंसाफ और बराबरी की बात होती है और ये माना जाता है कि परिवार और समाज के अंदर औरतों को भी वैसा ही सम्मान और आज़ादी मिलनी चाहिए जैसी मर्दों को मिलती है। कुछ लोग इसे पूरी तरह नैतिक सोच से जुड़ी बात मानते हैं, जबकि ओकिन कहती हैं कि उनकी सोच इन दोनों के बीच की है, यानी पूरी नैतिक सोच और सिर्फ राजनीतिक सोच के बीच की। कुछ सोचने वाले लोगों का मानना है कि औरतों के हक के लिए जो भी नियम बनने चाहिए वो ऐसे सार्वजनिक मूल्यों पर आधारित होने चाहिए जो हर समझदार इंसान को मंजूर हो। मतलब ये कि किसी एक धर्म या निजी विचार से नहीं, बल्कि सबकी साझी समझ से बात होनी चाहिए। जब किसी कानून या नीति को सबके साझा मूल्यों के आधार पर बनाया जाता है तो उसे ठुकराना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि औरतों की बराबरी की बात अगर ऐसी साझा सोच के आधार पर की जाए तो समाज ज्यादा खुले दिल से उसे अपना सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि औरतों को परिवार और समाज में बराबरी तभी मिलेगी जब सरकार इस बात में सीधा दखल दे, जैसे कि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने की पढ़ाई दी जाए या परिवार में औरतों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाए। एक सोच ये भी है कि औरतों और मर्दों के बीच जो काम का बंटवारा है उसमें बदलाव लाने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। कुछ सोचने वाले ये भी मानते हैं कि सिर्फ सार्वजनिक साझा मूल्यों के भरोसे औरतों की आज़ादी की लड़ाई पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मूल्य बहुत सीमित हो सकते हैं और हो सकता है कि वो समाज में चल रही गहरी नाइंसाफियों को पूरी तरह न पहचान पाए। इसलिए उनके मुताबिक औरतों के हक की बात करने के लिए एक मजबूत और साफ नैतिक आधार जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम सार्वजनिक मूल्यों के जरिए ही औरतों के हक की बात करें तो बाकी लोगों के लिए भी उसे स्वीकार करना आसान होगा। इस तरीके से पूरे समाज को धीरे धीरे एक बेहतर और बराबरी वाली सोच की तरफ ले जाया जा सकता है। इस बहस में एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मजबूत नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर कमज़ोर लेकिन साझा मूल्यों से भी औरतों के लिए कुछ अच्छा हासिल हो सकता है तो वो भी काफ़ी है। कुल मिलाकर ये बहस इस बात पर है कि औरतों की बराबरी और इंसाफ के लिए किस तरह की सोच ज़्यादा असरदार हो सकती है, एक ऐसी सोच जो गहराई से नैतिक हो या वो जो सबको साथ लेकर चल सके। कई सोचने वाले इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और इसी पर अपना काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग बराबरी पसंद नारीवाद को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके मुताबिक इसमें औरतों की अच्छी जिंदगी का जो सपना दिखाया जाता है वो बहुत हल्का और अधूरा है। कुछ का कहना है कि जो सोच सिर्फ व्यक्ति पर ध्यान देती है वो समाज में बड़े समूहों के साथ होने वाली नाइंसाफी को ठीक से समझ ही नहीं पाती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस सोच में सिर्फ चीज़ों को बराबर बांटने की बात होती है, लेकिन असली दिक्कत ताकत के झूठे इस्तेमाल और औरतों को नीचा दिखाने की आदत में है जो इस सोच से छूट जाती। कुछ नई सोच रखने वाली नारीवादी लेखिकाएं इस बात पर ध्यान देती हैं कि किसी भी समाज की असलियत में कैसे औरतों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार होता है
और उसमें क्या क्या बदलाव लाना जरूरी है। उनका मानना है कि इंसाफ की बात तभी पूरी मानी जा सकती है जब हम ताकत और दबाव के रिश्तों को समझें और उसे खत्म करने की कोशिश करें। कई आलोचक इस बात को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि जब हम किसी बिल्कुल आदर्श समाज की कल्पना करते हैं तो उसमें असली दुनिया की जाति या लिंग की नाइंसाफी दिखती ही नहीं। इसलिए उनका मानना है कि हमें उस सोच से निकलकर असली दुनिया की सच्चाइयों पर ध्यान देना चाहिए जहां पहले से ही अन्याय फैला हुआ है। एक और बात ये भी उठती है कि बराबरी वाले परिवार की जो कल्पना है वो एक ही तरह की सोच को सब पर थोपती है, जबकि दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों में लोगों के जीने के अलग अलग तरीके हैं। अगर नारीवाद इस बात पर अड़ जाए कि औरतों को हमेशा पूरी तरह आत्मनिर्भर और अकेले खड़ा होना चाहिए, तो इससे उन औरतों को नुकसान हो सकता है जो अपने रिश्तों और दूसरों के सहारे पर जीती हैं। कुछ सोचने वाले लोग कहते हैं कि इंसान अकेला नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की देखभाल से ही बड़ा होता है। इसलिए अगर हम ज्यादा आत्मनिर्भर होने पर ही जोर देंगे तो हम इंसान के इस जरूरी पहलू को ही भुला देंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें एक दूसरे की देखभाल की अहमियत समझी जाए। कुछ समाजवादी सोच रखने वाले नारीवादियों ने बराबरी पसंद नारीवाद पर यह आरोप भी लगाया है कि वो पूंजीवाद के साथ हाथ मिला बैठा है, जो अमीरों को और अमीर बनाता है और गरीबों की हालत और खराब करता है। उनका कहना है कि सच्चा नारीवाद वो होगा जो सभी औरतों के लिए हो, सिर्फ अमीर औरतों के लिए नहीं। वैसे तो बराबरी पसंद नारीवाद पूंजीवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर भी समाजवादी सोच को जगह देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि आगे चलकर ये सोच और भी गहराई से समाज की आर्थिक नाइंसाफियों को समझे और उनका हल ढूंढे। कुछ लोग जो परंपरागत सोच रखते हैं, उनका मानना है कि बराबरी पसंद नारीवाद जब समाज की पुरानी रीतियों और संस्थाओं को बदलने की कोशिश करता है तो कई बार इससे लोगों का नुकसान भी हो सकता है। उनके मुताबिक ये चीजें भले ही पूरी तरह सही न हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी इन्हीं पर टिकी होती है। उन्हें डर है कि औरतों की आज़ादी को अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो इससे समाज के ढांचे को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अगर औरतों को बराबरी और नए मौके मिले तो इससे सबकी जिंदगी बेहतर होती है। परंपरागत सोच वाले लोग फिर भी ये सवाल उठाते हैं कि कहीं आज़ादी के चक्कर में कुछ जरूरी चीजें तो नहीं खो रही हैं। कुछ लोग जो पुरानी तरह की आज़ादी की सोच को मानते हैं, उनका कहना है कि पहले की नारीवादी सोच ने जो कानूनी बदलाव कराए वो सही थे, लेकिन आज की नारीवादी सोच जब सरकार से और मदद मांगती है तो वो उस आज़ादी की असली भावना से दूर चली जाती। उनका मानना है कि सरकार को सिर्फ उतनी ही ताकत होनी चाहिए जिससे वो किसी पर जबरदस्ती न होने दे। औरतों को भी मर्दों की तरह अपनी जिंदगी बिना किसी दखल के जीने का हक है, लेकिन सरकार को उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। बराबरी की बात करने वाले नारीवादी दो तरह के होते हैं। एक वो जो सरकार की ताकत को बहुत सीमित रखना चाहते हैं और मानते हैं कि आज़ादी का मतलब है किसी की जिंदगी में जबरन दखल न देना। ये लोग मानते हैं कि औरतों और मर्दों दोनों को अपने फैसले खुद लेने का पूरा हक है और सरकार को बस इतना करना चाहिए कि वो इस आज़ादी की हिफाजत करे। कुछ नारीवादी मानते हैं कि असली समस्या तो सरकार ही है जो औरतों की आज़ादी को सीमित करती है। उनके हिसाब से नारीवाद का काम है उन कानूनों को खत्म करना जो औरतों की जिंदगी में रोक बनते हैं। कुछ ऐसे नारीवादी भी हैं जो मानते हैं कि फेमिनिज्म का एक और काम ये है कि औरतों को ये सिखाना कि अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल कैसे करें और जिंदगी में आगे कैसे बढ़े। वहीं कुछ नारीवादी परंपरागत सोच को भी अहम मानते हैं और मानते हैं कि सरकार को जबरदस्ती वो परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए जो लोगों को मजबूत और खुद पर कंट्रोल रखना सिखाती। कुछ और नारीवादी मानते हैं कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज की सोच भी औरतों को दबाने में बड़ी भूमिका निभाती है।
उनके मुताबिक समाज की पुरानी सोच और सरकार दोनों मिलकर औरतों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि अब जो औरतों के साथ अन्याय हो रहा है वो ज्यादातर बिना किसी जबरदस्ती के हो रहा है। इसलिए इसका हल भी सरकार की दखलंदाजी से नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने से निकलेगा। इन नारीवादियों का मानना है कि वे पहले दौर की उन महिलाओं की सोच को आगे बढ़ा रही हैं जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ी थीं। ये औरतें और उनके साथी सोचते थे कि औरतों को भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी मर्दों को, और कोई भी ताकत उनके फैसलों में जबरदस्ती न करे। कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि समाज की सोच भी बदले और दोनों मिलकर औरतों को आज़ादी और इज्जत दें। इस सोच का साफ फोकस है कि औरतों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक होना चाहिए और कोई भी उन्हें जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर ना करे। ना हर इंसान की तरह औरतें भी खुद की मालिक होती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी सोच, अपनी बात कहने, अपने शरीर के फैसले लेने, अपने रिश्ते चुनने और अपनी कमाई व संपत्ति पर पूरा हक होना चाहिए। किसी को भी जबरदस्ती उनके इन हकों में दखल देने का कोई हक नहीं है। सरकार का काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों को ऐसी जबरदस्ती से बचाए। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सरकार की भी कोई जरूरत नहीं, बस लोगों को खुद अपने हकों की रक्षा करनी चाहिए। जो औरतें इस सोच को मानती हैं, उनका कहना है कि उन्हें अपनी मर्जी से सेक्स, गर्भधारण, गर्भपात, बच्चा पैदा करना या ना करना, शादी करना या किसी रिश्ते में रहना, ये सारे फैसले खुद लेने का पूरा हक है। वो चाहे तो पोर्न देखें, बनाएं, छपवाएं या खरीदें, इसमें किसी को रोकने का हक नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने शरीर, सोच और कमाई से जुड़ा हर फैसला खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई उनके साथ जबरदस्ती करे या उनके हक छीनने की कोशिश करे तो उन्हें खुद को बचाने का भी पूरा अधिकार है, चाहे हथियार का इस्तेमाल करके ही क्यों न करना पड़े। अगर सरकार इन हकों को नहीं मानती या इनसे मना करती है तो ये गलत है। इसका मतलब है कि सरकार औरतों को मर्दों के बराबर नहीं समझ रही। ये जरूरी नहीं कि कानून मर्दों और औरतों के लिए एक जैसे हों, बल्कि जरूरी ये है कि हर किसी को बराबरी का हक मिले, चाहे उसका नतीजा अलग क्यों ना हो। अगर कोई औरत अपना हक इस्तेमाल करके कोई ऐसा फैसला लेती है जिससे नतीजा किसी और से अलग होता है तो वो कोई अन्याय नहीं है। जब तक कोई उस औरत की आज़ादी, उसकी संपत्ति या उसकी जान पर जबरदस्ती से हमला नहीं करता, तब तक उसके हक का हनन नहीं होता। इक्विटी फेमिनिज्म इसी सोच का हिस्सा है। इसके मुताबिक नारीवाद का असली मकसद ये है कि सरकार और समाज औरतों के साथ जबरदस्ती ना करें और उनके हकों की रक्षा करें। जैसे अगर कोई सड़क पर छेड़खानी करे या शादी में जबरदस्ती करे तो सरकार को उस औरत की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ही ऐसे कानून बनाए जो औरतों की नौकरी, कमाई या फैसले लेने की आज़ादी को रोकते हों या सिर्फ औरतों को फायदेमंद कानून बनाकर उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देते हों, तो वो भी गलत है। कुछ नारीवादी मानते हैं कि ऐसे कई कानून अब हटा दिए गए हैं और अब अमेरिका जैसे देशों में औरतों को बराबरी के राजनीतिक हक मिल चुके हैं। इक्विटी फेमिनिज्म यही कहता है कि जब तक सरकार और समाज औरतों की आज़ादी में दखल नहीं देते, तब तक नारीवाद का मकसद पूरा हो जाता है। अगर सब लोग बराबरी से अपने फैसले ले सकें और कोई जबरदस्ती ना करे, तो यही असली आज़ादी है। इक्विटी फेमिनिज्म के हिसाब से जब सरकार औरतों को उनके निजी जीवन में जबरदस्ती से रोकती है या उनके हकों को नहीं मानती, तब कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत चीजें भी राजनीतिक होती हैं। जैसे कुछ देशों में आज भी पति को पत्नी के शरीर और उसकी संपत्ति पर पूरा हक दिया जाता है। लेकिन जिन देशों में कानून औरतों को उनके इन हकों की रक्षा देता है,
वहाँ इक्विटी फेमिनिस्ट मानते हैं कि अब निजी चीज़ों को राजनीतिक कहना सही नहीं। अगर किसी इंसान या पूरे समुदाय के साथ लंबे समय तक उनके हक छीने जाते हैं तो उसे जुल्म कहा जा सकता है। अमेरिका में पहले औरतों और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। उस समय सरकार ने ही उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया था। इक्विटी फेमिनिस्ट मानते हैं कि जब सरकार लोगों को खुद के मालिक होने का हक नहीं देती तब वही असली जुल्म होता है। लेकिन जब सरकार उनके हकों को मानती है और उनकी रक्षा करती है तब वो लोग अब जुल्म के शिकार नहीं माने जाते, भले ही समाज में उनके साथ भेदभाव हो। जैसे अगर कोई औरत किसी धर्म के नियमों को मानती है जो उसे कमतर दिखाते हैं, लेकिन वो नियम उस देश में कानून से जबरदस्ती नहीं थोपे जाते, तो इक्विटी फेमिनिज्म के हिसाब से वो औरत जुल्म की शिकार नहीं। लेकिन अगर वही नियम कानून बनकर लागू किए जाएं, तब उसे जुल्म माना जाएगा। अगर ये कहना है कि अमेरिका जैसे देशों में आज भी औरतों पर जुल्म होता है, तो इसके लिए यह साबित करना होगा कि सरकार लगातार और साफ तौर पर औरतों के हकों की रक्षा नहीं कर रही। कुछ नारीवादी मानते हैं कि औरतों के खिलाफ हिंसा इतनी आम है कि भले ही कानून हो, उसकी पूरी तरह से रक्षा नहीं होती। लेकिन इक्विटी फेमिनिस्ट इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि औरतों के खिलाफ हिंसा की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। कुछ का कहना है कि रेप जैसे अपराध उतने आम नहीं हैं जितना कहा जाता है, और कानून भी ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि औरतों को नौकरी, पढ़ाई या समाज में बराबरी के मौके नहीं मिलते, इसलिए उन्हें दबाया जाता है। लेकिन इक्विटी फेमिनिस्ट का मानना है कि अगर कोई संस्था, कंपनी या स्कूल औरतों को अलग तरीके से ट्रीट करता है तो ये कोई हक की चोरी नहीं। फिर भी उनका ये भी कहना है कि औरतों के खिलाफ भेदभाव अब ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है। उनका दावा है कि औरतों की सैलरी और शिक्षा के स्तर में अब मर्दों से फर्क कम हो गया है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि लड़कियां पढ़ाई में अब लड़कों से आगे निकल रही हैं और स्कूल कॉलेज का सिस्टम अब लड़कियों को ज्यादा फायदा देता है। इस तरह इक्विटी फेमिनिज्म मानता है कि अब औरतों को ज्यादातर वो अधिकार मिल चुके हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे, और अब उन्हें दबाया नहीं जा रहा जब तक सरकार उनके हकों की रक्षा करती है। इक्विटी फेमिनिस्ट मानते हैं कि औरतों और मर्दों के बीच जो फर्क दिखाई देता है वो हिंसा या भेदभाव की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी पसंद की वजह से होता है। उनका कहना है कि जहां भी औरतें मर्दों से पीछे हैं, वहां ज्यादातर मामलों में उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसे फैसले लिए होते हैं, ना कि जबरदस्ती से। हाँ, वो ये जरूर मानते हैं कि औरतों और मर्दों के राजनीतिक हक एक जैसे हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि शारीरिक और जैविक अंतर की वजह से ही औरतें अलग तरह की नौकरियों और पारिवारिक भूमिकाओं को चुनती हैं। कुछ और फेमिनिस्ट का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ जैविक कारणों से नहीं होते, बल्कि समाज के सिखाए गए तरीकों और मिलने वाले इनामों का भी असर होता है। जैसे औरतों को शुरू से ही पारंपरिक जिम्मेदारियों को पसंद करने के लिए तैयार किया जाता है, या उन्हें उसी में ज्यादा सम्मान और सुकून मिलता है। लेकिन इक्विटी फेमिनिस्ट कहते हैं कि जब तक औरतों को किसी कानून या ताकत के जरिए मजबूर नहीं किया गया है, तब तक उनके फैसलों को उनकी अपनी मर्जी माना जाना चाहिए। जैसे अगर कोई कानून कहता कि औरतें सर्जन नहीं बन सकती, तो वो जुल्म होता। लेकिन अगर कोई औरत अपनी मर्जी से घर में बच्चों के साथ रहना चाहती है, तो वो जबरदस्ती नहीं है, भले ही वो किसी और पेशे के लिए योग्य हो। इक्विटी फेमिनिस्ट यह भी मानते हैं कि आज के दौर में औरतों को ज्यादातर कानूनी अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी फेमिनिज्म की एक भूमिका और है जो राजनीति से अलग है। यह भूमिका औरतों की निजी जिंदगी में मदद करना है, जिससे वो आज़ादी का फायदा उठा सके। जैसे फेमिनिज्म उन्हें यह सिखा सकता है कि कैसे आत्मविश्वास, नेतृत्व, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता जैसे गुण अपनाए जाए। फेमिनिस्ट औरतों को यह भी सलाह देते हैं कि वे पढ़ाई और काम में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की मदद करें, आपस में सहारा दें और पुराने फेमिनिस्ट तरीकों जैसे कॉन्शियसनेस रेजिंग का इस्तेमाल करें।
कुछ ये भी कहते हैं कि औरतों को घर के बाहर के काम में पूरे दिल से लगना चाहिए, न कि दुविधा में रहना चाहिए। और जब बात यौन शोषण की आती है तो सलाह दी जाती है कि औरतें ऐसे हालात में समझदारी से काम लें और मर्दों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझकर टकराव कम करें। इक्विटी फेमिनिस्ट यह भी कहते हैं कि औरतों को अपने कानूनी अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई औरत चाहती है कि उसे सिर्फ उसके काम के आधार पर प्रमोशन मिले, तो वो इसे एक समझौते या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तय कर सकती है। इस तरह के उपाय औरतों को बिना सरकारी दखल के अपने हक पाने में मदद कर सकते हैं। कुछ इक्विटी फेमिनिस्ट यह बात साफ तौर पर कहती हैं कि औरतों को अपनी पहचान या स्त्रीत्व छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है आज़ादी का पूरा फायदा उठाने के लिए। उनके मुताबिक असली बदलाव तब होगा जब औरतें खुद अपने अंदर बदलाव लाएंगी, अपनी सोच और जिंदगी को खुद समझेंगी और गहराई से अपनाएंगी। इस सोच में सबसे जरूरी बात यह है कि हर औरत को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो फैसले उसके अलग होने को दर्शाएं या मर्दों से मेल खाने वाले हों। कुछ इक्विटी फेमिनिस्ट समाज की पारंपरिक सोच और मूल्यों को भी अहम मानते हैं। वो मानते हैं कि सरकार को लोगों पर पारंपरिक नियम जबरदस्ती नहीं थोपने चाहिए। मतलब, सरकार ना तो टैक्स से पारंपरिक संस्थाओं को बढ़ावा दे और ना ही ऐसे कानून बनाए जो लोगों को जबरदस्ती पुराने रीति रिवाजों को अपनाने पर मजबूर करे। लेकिन उनका ये भी मानना है कि अगर लोग अपनी मर्जी से पारंपरिक मूल्यों को अपनाते हैं तो ये समाज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे ऐसे लोग तैयार होते हैं जो खुद जिम्मेदारी उठाते हैं और समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसे फेमिनिस्ट मानते हैं कि सरकार को परिवार के पुराने ढांचे को लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज को चाहिए कि वो ऐसे जीवन तरीकों को बढ़ावा दे जो जिम्मेदार हों और समाज के लिए सही हो। उनके अनुसार जब फेमिनिज्म अपने असली मकसद यानी बराबरी के हक दिलाने से हटकर औरतों की निजी जिंदगी में दखल देता है, तो वो उन बातों को कमजोर कर देता है जिन पर परिवार जैसे मजबूत सामाजिक ढांचे टिका होता है। कुछ राजनीतिक सोच रखने वाले लोग भी इस बात से सहमत हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो, लेकिन वो सरकार से चाहते हैं कि वो पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा दे। जबकि सोशली कंजर्वेटिव इक्विटी फेमिनिस्ट मानते हैं कि सरकार का काम सिर्फ आज़ादी की हिफाजत करना है, ना कि जिंदगी जीने के तरीके तय करना। हालांकि कभी कभी लोग इन दोनों सोच को मिलाकर बात करते हैं ताकि ज्यादा लोगों को अपनी बात में शामिल कर सके। जैसे कुछ लोग खुद को आज़ादी पसंद कहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से चाहते हैं कि वो रिश्तों में हस्तक्षेप करे, जैसे तलाक को मुश्किल बनाए। इससे साफ है कि आज़ाद सोच और पारंपरिक सोच के बीच फर्क करना आसान नहीं होता, खासकर जब दोनों सोच एक ही मंच पर साथ खड़ी हो। कल्चरल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म इसी आज़ादी की सोच का हिस्सा है, लेकिन इसमें सरकार ही नहीं, परिवार, धर्म और समुदाय जैसी पारंपरिक संस्थाओं की तरफ से लगाई गई रोक-टोक पर भी सवाल उठाए जाते। ये सोच मानती है कि सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि समाज की पारंपरिक रीतियां भी किसी इंसान की आज़ादी पर असर डाल सकती हैं और इस पर भी बात करना जरूरी है। कल्चरल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म मानता है कि परिवार, धर्म और समाज की दूसरी संस्थाएं भी औरतों को दबाती हैं, सिर्फ सरकार ही नहीं। इनके मुताबिक समाज की पितृसत्तात्मक सोच और सरकार दोनों एक साथ मिलकर औरतों की आज़ादी को रोकते हैं। ये सोच कहती है कि हो सकता है कुछ फैसले औरतें अपनी मर्जी से ले रही हों, लेकिन वो इतने सामाजिक दबाव में होती हैं कि वो फैसले असली मायनों में आज़ाद नहीं कहे जा सकते। इसलिए इन्हें बदलने की ज़रूरत है। इस सोच के मुताबिक समाज को पूरी तरह से बदला जाना चाहिए, न सिर्फ पब्लिक जगहों पर बल्कि घर और रिश्तों के अंदर भी। औरतों पर जो जबरदस्ती के बिना होने वाला दबाव होता है, जैसे कि समाज से जुड़ी उम्मीदें या रोल निभाने की मजबूरी, वो भी एक तरह का दमन है। ये दमन कानून से नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका असर गहरा होता है। ये लोग मानते हैं कि इस तरह के दमन को सरकार से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण सामाजिक बदलाव के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। अगर सरकार जबरदस्ती करके इसे खत्म करने की कोशिश करती है,
तो वो भी एक और तरह का दमन ही बन जाता है। कल्चरल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट चाहते हैं कि औरतें खुद में आत्मनिर्भरता लाएं, खुद सोचें और दूसरों पर निर्भर न रहें। वो चाहते हैं कि रिश्ते और संस्थाएं बराबरी पर आधारित हों, जहां किसी का हुक्म न चले बल्कि सबका सम्मान हो। कुछ फेमिनिस्ट इस तरह की कोशिशों को निजी मानते हैं और इसे राजनीतिक बदलाव का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन कल्चरल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट इसे महिलाओं की आज़ादी की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का ही हिस्सा मानते हैं। अब बात करते हैं कानून और महिलाओं के साथ भेदभाव की। क्लासिकल लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि कानून की नज़र में औरत और मर्द को बराबर माना जाना चाहिए। सरकार खुद अगर किसी औरत से नौकरी में भेदभाव करे तो ये गलत है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी या संस्था ऐसा करती है तो उस पर रोक लगाने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। इनका मानना है कि सरकार को लोगों की आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन उनकी हर पसंद नापसंद में दखल नहीं देना चाहिए। अगर कोई बिजनेस औरतों से सामान चुराए या पैसे हड़पे तो ये आज़ादी में ज़बरदस्ती है और उस पर रोक ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी औरत को नौकरी न दे या उसे कम पैसे दे या काम करने का माहौल खराब रखे तो उसे आज़ादी में ज़बरदस्ती नहीं माना जाता। इसी तरह अगर कोई स्कूल लड़कियों को पढ़ाना न चाहे या उन्हें अच्छी पढ़ाई न दे तो भी इसे कानून से नहीं रोका जाना चाहिए। इनकी सोच में ये भले ही गलत लगे, लेकिन सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए जब तक किसी की आज़ादी छीनी न जा रही हो। इस सोच का मकसद साफ है, सरकार का काम है लोगों की आज़ादी की रक्षा करना, लेकिन हर सामाजिक या नैतिक दिक्कत को कानून से ठीक करना सही नहीं है। ये काम समाज को खुद करना होगा, बिना ज़बरदस्ती और बिना सरकार की मदद से। क्लासिकल लिबरल फेमिनिज्म का साफ मतलब है कि निजी संस्थाओं जैसे कंपनियों, स्कूलों या क्लबों में औरतों के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाने वाले कानून को ये सही नहीं मानता। कुछ लोग तो पूरी तरह से ऐसे कानूनों का विरोध करते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि कुछ बुनियादी कानून जरूरी हैं, जैसे बराबर वेतन या शिक्षा में समान मौके, लेकिन वो ज़्यादा सख्त नियमों और अतिरिक्त फायदे देने वाले कानूनों को गलत मानते हैं। इस सोच के मुताबिक कोई भी प्राइवेट संस्था चाहे तो औरतों को खास फायदा दे सकती है या न भी दे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सरकार को सबको बराबर समझना चाहिए। सरकार किसी संस्था को मजबूर भी नहीं कर सकती कि वो औरतों को खास ट्रीटमेंट दे, क्योंकि किसी को फायदा न देना किसी आज़ादी छीनना नहीं माना जाता। इसलिए ये लोग आरक्षण, बराबरी के नाम पर अतिरिक्त वेतन या कस्टडी और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में औरतों को मिल रहे खास फायदे का भी विरोध करते हैं। इनका मानना है कि आज के समय में औरतों के साथ निजी संस्थाओं में भेदभाव कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, खासकर कुछ देशों में, और जहां कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है भी, वहां भी सरकार का दखल देने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, बल्कि अगर बाजार को और आज़ाद किया जाए तो भेदभाव खुद ही कम हो जाएगा। जहां तक बात है इसके पीछे के कारणों की, तो ये सोच दो तरीकों से अपने विचार को सही साबित करती है, एक नतीजों के आधार पर और दूसरा सिद्धांतों के आधार पर। नतीजों के आधार पर ये कहा जाता है कि क्लासिकल लिबरल सिस्टम औरतों को ज़्यादा सुरक्षा, कमाई और मौके देता है। जैसे अगर बंदूक रखने के कानून आसान किए जाएं, तो औरतें खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। सेक्स वर्क और पॉर्न पर से रोक हटाने से जो औरतें इसमें काम करती हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और जब बाजार आज़ाद होगा तो औरतों को ज़्यादा काम के मौके, डे केयर जैसी सुविधाएं मिलेंगी और भेदभाव भी खुद ब खुद कम होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बाजार को पूरी तरह आज़ाद कर दिया जाए तो इतनी तरक्की होगी कि औरतों को वेलफेयर जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे तरीके से सोचने वाले लोग कहते हैं कि इंसान को खुद का मालिक मानना ही उसका असली सम्मान है। मतलब हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक होना चाहिए और यही असली इंसानियत है।
कुछ सोच के मुताबिक ये इंसान की तरक्की के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान को उसकी मर्जी से जीने का मौका नहीं मिलेगा वो पूरा नहीं बन सकता। कुल मिलाकर ये सोच मानती है कि औरतों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी सरकार की मदद से नहीं बल्कि समाज में बराबरी और खुले बाजार के जरिए आनी चाहिए। क्लासिकल लिबरल फेमिनिज्म की सोच पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। सबसे पहले इसका जो तर्क है कि आज़ादी देने से औरतों को ज्यादा फायदा मिलेगा, वो पूरी तरह सही साबित नहीं होता। माने ये कहना ठीक है कि कुछ कानून जो औरतों की आज़ादी छीनते हैं वो गलत हैं, जैसे नौकरी में रोक टोक वाले कानून। लेकिन कुछ ऐसे कानून भी हैं जो औरतों के हक में होते हैं, जैसे नौकरी या पढ़ाई में लिंग भेद करने से रोकने वाले नियम। इन्हें हटाना औरतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मर्द और औरतों की हालत एक जैसी नहीं है तो दोनों को एक जैसा ट्रीट करना ही सही तरीका नहीं हो सकता। अगर किसी को पहले से नुकसान हुआ है तो बराबरी तभी होगी जब हालात के हिसाब से ट्रीटमेंट मिले। सिर्फ ये कह देना कि सबको बराबर माना जाएगा हकीकत में औरतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा क्लासिकल लिबरल सोच इस बात पर टिकी है कि अगर बाजार को खुला छोड़ दिया जाए तो सब खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। ये ज्यादातर उम्मीदों और कयासों पर आधारित है। अब बात करते हैं उस सोच की जो कहती है कि इंसान को खुद का मालिक मानना चाहिए, भले ही उसका क्या नतीजा निकले। इसका मतलब ये है कि औरतों और मर्दों को खुद अपने फैसले लेने का हक होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस सोच की आलोचना करते हैं उनका कहना है कि ये सोच एक जरूरी बात को नजरअंदाज कर देती है। इंसान की जिंदगी में दूसरों पर निर्भर होना भी एक सच है। हर इंसान बचपन में, बुढ़ापे में या बीमारियों के समय किसी न किसी पर निर्भर होता है, और जो लोग दूसरों की देखभाल करते हैं उन्हें भी मदद की जरूरत होती है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि आज़ादी का मतलब है कि किसी को अकेला छोड़ दो, तो हम उन हालात को भूल जाते हैं जहां इंसान को मदद चाहिए होती है। खास तौर पर औरतें जो ज्यादातर देखभाल का काम करती हैं वो खुद भी दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं। अगर इस सच्चाई को नहीं माना जाएगा तो समाज में इंसाफ नहीं हो पाएगा। कई बार क्लासिकल लिबरल सोच घर परिवार की जिम्मेदारियों को निजी मामला मानकर छोड़ देती है, जैसे कि बच्चों की परवरिश या बुजुर्गों की देखभाल। लेकिन इससे उन लोगों की हालत पर कोई चर्चा नहीं होती जो इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और जिन्हें खुद सहारा चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि इस सोच में रिश्तों की अहमियत को भी पूरी तरह नहीं समझा गया है। कुल मिलाकर आलोचकों का कहना है कि क्लासिकल लिबरल फेमिनिज्म औरतों की असली ज़रूरतों और समाज में उनकी भूमिका को पूरी तरह नहीं समझ पाता। और जब तक हम ये नहीं मानते कि इंसान कभी कभी दूसरों पर निर्भर होता है, तब तक हम औरतों को सच में बराबरी नहीं दे सकते।